स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th है हमारी और सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव। जो आपका एग्जाम हो चुका है कॉमन एनुअल का, यानी कि टर्म 2 का एग्जाम जो हो चुका है, उसी का मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। और जैसा कि आपका क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही इजी तरीके का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, जैसे मैंने आपको करवाया हुआ था। ठीक है, सेक्शन ए है आपका, जिसमें आपका यानी कि खंड का है कार्यालय हिंदी और स्नातक। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं 40 आउट ऑफ, ठीक है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, आपने जो वीडियो कराई थी उनसे इतना मुझे फायदा मिला, इस तरीके से। ठीक है, आप लाइव सेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दृश्य लेखन का। दृश्य आपको किस पे लिखना है कि आपके विद्यालय में एक चित्रकला प्रदर्शनी यानी कि एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई है। ठीक है, उसके बारे में एक दृश्य लेखन लिखना है। तो ये आप सभी को पता होगा कैसे लिखना है। दूसरा था आपका कि ढाबे पर बर्तन मांजता हुआ बच्चा। इस विषय पर आपको एक दृश्य लेखन लिखना है। चलो मैं आपको एक दृश्य लेखन बता भी देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम जो टॉपिक उठा रहे हैं आपका वो है विद्यालय में चित्रकला प्रदर्शनी। तो सबसे पहले आप कुछ पॉइंट लिखेंगे। हमने यहाँ पे पॉइंट उठाया है एक दिन, आयोजन, अध्यापक, प्रतियोगिता, पुरस्कार, प्रधानाचार्य जी और उसके बाद 2 शब्द। तो यह है वो शुभ दिन था, यहाँ पे शुभ होना चाहिए था। वह शुभ दिन था जब हमारे स्कूल में चित्रकला प्रदर्शनी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था। उस दिन बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। यह प्रदर्शन स्कूल के ऑडिटोरियम में किया गया था। इस प्रदर्शनी में मुख्यतः हमारे चित्रकला अध्यापक एवं हमारी चित्रकला अध्यापिका ने हमारा साथ दिया। बहुत सारे बच्चों ने इसमें भाग भी लिया, पार्टिसिपेट भी लिया और बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं थी वो भी यहाँ पे हुई, जिसमें कई बहुत सारी प्रतियोगिता में लड़कियां भी थी, तो कई जो प्रतियोगिताएं थी उनमें लड़कों ने बाजी मार ली। तो इस तरह से प्रतियोगिता हुई और जो बच्चे जीते थे उन्हें माननीय प्रधानाचार्य जी हैं उनके द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और जब प्रदर्शनी का अंत हुआ तो प्रधानाचार्य जी ने 2 शब्द कहे और उसके बाद सब वहां से अपने अपने घर चले गए। तो इस तरीके से एक ये हो गया आपका प्रदर्शनी आयोजन। देखिए, पर्टिकुलर आपको यही नहीं लिखना है, यही पॉइंट नहीं लिखना है, आप इसमें से और भी कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। जो मुझे एक अच्छा वे लगा बताने का, वो मैंने आपको बताया। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा कि ढाबे पर बर्तन मांजता हुआ बच्चा। तो देखो, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है कि गाड़ी खराब, ढाबा, बच्चा, परिस्थिति, स्कूल और संदेश। तो एक दिन मैं जरूरी काम से कहीं जा रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है। मैं वहां खाना खाने के लिए बैठा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा ढाबे पर बर्तन मांज रहा था। वह छोटा बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 10 साल की होगी, उस छोटी उम्र में वह बच्चा काम कर रहा था, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। अभी उसकी खेलने कूदने की उम्र है और बच्चे पर बर्तन यहाँ पे मंजवाए जा रहे हैं, बनवाने की जगह लिखना था, मंजवाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके हाथ में बर्तन मांजने का सामान था। वह पसीने से लथपथ और एकदम काला दिख रहा था, जैसे एक तरीके से आप कह सकते हैं थोड़ा सा जो भद्दा जैसा होता है। ठीक है, उस तरीके का वो बच्चा दिख रहा था, जैसे कि उसकी हालत उसकी नहीं होनी चाहिए थी इस उम्र में। जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, क्योंकि उसे पैसे चाहिए। इसका मतलब है कि आज भी हमारे समाज में एक जो रूढ़िवादिता है, जो गरीबी है, वो इस गरीबी नाम की बीमारी फैली हुई है। हमें इसे दूर करने की आवश्यकता है। फिर मैंने क्या मैंने ढाबे वाले बंदे से बात की और उसको वापस से घर भेज दिया और उसके स्कूल जाने का इंतजाम कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक ढाबे पर बर्तन मांजने वाला जो बच्चा था, उसका दृश्य लेखन मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो, पर्टिकुलर जो है वो आपको यही सेंटेंस, यही टॉपिक आपको नहीं लिखने हैं। आप इसमें से और भी ऐड कर सकते हो, इसमें से आधे लिख सकते हो, आधा विनती, तो मतलब इसमें से आप हिंट ले सकते हो एक तरीके से, बस ये कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक आपका आया था लेटर था आपका भारत सरकार के परिवहन मंत्री को। किसके ऊपर है? ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के ऊपर। तो देखो, जो मेरे द्वारा आपको लेटर बताया गया था, वो लेटर था ऑनलाइन शिक्षण के दौरान जो सारी गतिविधियां थी समस्या पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को। और आपका जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि ईंधन के मूल्य में। देखो, फॉर्मेट आपको सेम वही रखना है। ठीक है, जैसा कि फॉर्मेट में आपको भी दिखाता हूँ, फॉर्मेट आपका यही रहेगा सेम। मैं एक सेकेंड, हाँ, फॉर्मेट आपका इसी तरीके का सेम रहने वाला है। ठीक है, बस क्या होगा कि आपकी अंदर की जो बॉडी होगी, ये जो बॉडी है, इस बॉडी में थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, चलो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो सिंपल सा हमने अपना एड्रेस डाल दिया, G26 मंदिर मार्ग, नई दिल्ली, दिनांक सेवा में माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री। अब देखो, केंद्रीय हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी राज्य का नहीं बोला गया है। किसका बोला गया? परिवहन मंत्री का। तो परिवहन मंत्री केंद्रीय भी हो सकता है और राज्य भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे केंद्रीय लिख दिया। राज्य भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली तो नहीं होना चाहिए था, हमें किसको लिखना है? हाँ, भारत सरकार। तो यहाँ पे मैं भारत सरकार लिखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली की जगह हम लिखेंगे भारत सरकार, याद रखिएगा। ठीक है,
अब टॉपिक है हमारा, टॉपिक है ईंधन के मूल्य में वृद्धि की तरफ ध्यान आकर्षण हेतु पत्र। सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम रमेश है, मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट का रहने वाला हूँ। आपकी सरकार लोगों की समस्याओं को दूर करने में बेहतर प्रयास कर रही है, लेकिन मैं आपका ध्यान पेट्रोल यानी कि ईंधन के मूल्यों जो लगातार वृद्धि हो रही है उसके बावजूद जो हमारे ऊपर कर बढ़ाए जा रहे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर ईंधन के मूल्यों में लगातार वृद्धि होने के कारण आम जनता परेशान है तथा ऊपर से हर सामान पर बहुत सारा कर लगा दिया गया है जो कि बहुत ही पीड़ादायक है। अतः आम आदमी को हर छोटी बड़ी चीज खरीदने के लिए कर देना पड़ता है, ईंधन के लिए जो पैसा है वो अधिक देना पड़ता है, पेट्रोल के जो मूल्य है उसमें प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, महंगाई की मार जो है वो अधिक अधिक जो है वो जनता पर पड़ती जा रही है। अतः आपसे ये निवेदन है कि ईंधन के जो बढ़ते मूल्य हैं उन पर अंकुश लगाया जाए ताकि आम जनता जो है वो अपने जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें। अतः मेरा आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त समस्या पर, उपरोक्त शिकायत पर शीघ्र अतिशीघ्र ध्यान देकर राहत पहुंचाएं। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, रमेश कुमार। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, इस तरीके से आपको लिख देना था। अब देखो इसके जो अंदर की बॉडी है उस बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन शुरुआत और एंडिंग कैसे करनी है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये एक लेटर हो गया आपका। अब दूसरा लेटर था आपका यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में सहायक अधिकारी के पद के लिए आवेदन पत्र। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आवेदन पत्र आपका जरूर आएगा। अब इस आवेदन पत्र को आपको कैसे लिखना है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ आवेदन पत्र को। तो सबसे पहले तो आपको लिख देना है आपका एड्रेस। ठीक है, ये सेम चीज आपको कॉपी करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये जितनी भी चीजें आप सेम कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वहां पे जो एड्रेस है उसका नाम चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हमारा एड्रेस क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रति प्रधानाचार्य की जगह लिख देंगे हम राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के जो सचिव है उनको, और जो भारत सरकार है वहां पे लिख दें। उसके बाद विषय क्या हमारा, हिंदी शिक्षक नहीं, यहाँ पे विषय हमारा क्या है, जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में सहायक पद हेतु आवेदन पत्र। बस आपको ये टॉपिक चेंज कर देना। उसके बाद ये आपको पूरी लाइन लिखनी थी। इस पूरी लाइन में आपको सिर्फ एक चीज चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है, वो है ये वाला टॉपिक सर्वोदय बाल विकास अलकापुरी। इसमें आपको क्या लिख देना है, जो आपका ये टॉपिक है, सिंपल सा। और इसमें इसके बाद यहाँ से लेकर आपको कोई भी चेंज नहीं करना था। देन आते हैं शैक्षणिक योग्यताओं में। तो शैक्षणिक योग्यताओं में आप जो है यहाँ पे एक और शैक्षणिक योग्यता जो है वो जोड़ देंगे। ठीक है, आप ये 4 लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन हाँ, जब कृषि अनुसंधान की बात की जा रही है तो आपको एनवायरमेंट से संबंधित जो आपकी एक डिग्री होगी उसके बारे में नाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो अन्य योग्यता है उसमें भी आप लिख देंगे कि अन्य योग्यताएं जो फिजिकल एक्सपर्ट हूँ, टीम वर्क मैनेजमेंट आता है मुझे, कार्य अनुभव लिख देंगे आप। कार्य अनुभव यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख रखा है, नंद नगरी तिलकपुर स्कूल में 5 साल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि है तो आप कर देंगे मतलब राष्ट्रीय पशुपालन अनुसंधान केंद्र है, या फिर मतलब कृषि से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है उसमें 5 साल का के जो एक तरह से कह सकते हैं कि कार्य अनुभव है। उपलब्धियां आप चाहें तो सेम लिख सकते हैं, अभिरुचियां भी सेम लिख सकते हैं, भाषा भी। संपर्क जो है आपको एक अलग कर देना है इस तरीके से। तो आपका जो एक लेटर था, एक नहीं बल्कि 2 लेटर थे यहाँ पे जो कि मैंने आपको समझा दिए। तो इस तरीके से दोनों लेटर, दोनों दृश्य लेखन ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं 8 मार्क्स से। एंड आई होप कि इसमें से 8 मार्क्स में से आपका एक भी जो क्वेश्चन है उसके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि आप सभी को अच्छे से सारी चीजें समझाई गई थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन है। एक आपको कार्यसूची तैयार करनी है, किसके ऊपर, आपके विद्यालय में, कहां पर, नवोदय विद्यालय सरोजनी नगर में विश्व महिला दिवस आयोजन करना है। इसके लिए समिति की जो बैठक है उसके लिए कार्यसूची तैयार करनी है। अथवा में है विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया, इस पर प्रतिवेदन तैयार करो। तो देखो सबसे पहले हमें कार्यसूची तैयार करते हैं। तो कार्यसूची कैसे तैयार करेंगे, कार्यसूची तैयार करना बहुत ही आसान है। देखो पहले टॉपिक लिख दिया हमने, नवोदय विद्यालय सरोजनी नगर में विश्व महिला दिवस आयोजन हेतु विद्यालय समिति की कार्यसूची। कार्यसूची जो है प्रतिवेदन से थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, इसमें पहले आप बैठक की तिथि लिख देंगे, समय लिख देंगे और स्थान लिख देंगे। अब देखो कार्यसूची में क्या क्या लिख देंगे, तो सबसे पहले समिति के सदस्य थे उनका स्वागत किया गया। पिछली बैठक जो हुई थी उसकी कार्यवृत्ति का मतलब उसको डिस्कस किया गया। विद्यालय में प्रस्ताव रखा गया उस समिति में कि हम जो है महिला दिवस आयोजन करने वाले हैं। फिर निर्णय लिया गया कि महिला समिति का गठन किया जाएगा और महिला समिति से मासिक रिपोर्ट ली जाएगी और खर्च के लिए धन की व्यवस्था की गई। उसके बाद जलपान किया गया और लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन। और फिर उसके बाद हस्ताक्षर सचिव विद्यालय प्रबंध समिति नवोदय विद्यालय सरोजनी नगर। इस तरीके से तो एक जो कार्यसूची है वो आप इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, अब एक तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कार्यसूची का।
अब बात करते हैं प्रतिवेदन की। आप जो है प्रतिवेदन कैसे तैयार करते हैं, तो इस प्रतिवेदन को मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। देखो, एक सेम प्रतिवेदन मैंने आपको कराया हुआ था मातृभाषा दिवस के ऊपर, ठीक है, मातृभाषा दिवस के ऊपर। अब देखो यहाँ पे एक प्रतिवेदन कहाँ चला गया, ये रहा। ये हमें करना है विद्यालय में शिक्षा दिवस के ऊपर, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कार्यव्रत का, ठीक है, और आपसे पूछा गया है प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे आपका जो विद्यालय है उसमें शैक्षिक विकास और उन्नति के लिए प्रधानाचार्य की समिति के द्वारा जो एक समिति गठन की गई उसका प्रतिवेदन। तो आप क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो जो आपका टॉपिक है एक समिति लिख देंगे, उसके बाद 5 से 6 सदस्यों के नाम लिख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे कि समिति ने किस ओर कि विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया जाए, इस ओर ध्यान दिलाते हुए एक प्रतिवेदन तैयार किया जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अब उन बातों में यहाँ पे देखो 5 से 6 पॉइंट है। अब इन 5 से 6 पॉइंट में आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए कि हम कब मनाएंगे, कौन कौन सी समिति का गठन किया जाएगा, इस तरीके से। और उसके बाद लिख देंगे कि प्रत्येक 3 माह के पश्चात उपयुक्त सुझावों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, दिनांक, हस्ताक्षर, इस तरीके से लिख देंगे। तो प्रतिवेदन तैयार करना बहुत ही आसान था, जो कि आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। उसके बाद है स्मरण पत्र, अनुस्मारक क्या होता है और प्रश्न विज्ञापित क्या होता है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। स्मरण पत्र क्या है, तो देखो इसे हम अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर भी कह सकते हैं। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त ना हो, यानी कि कोई आपने पत्र जो भेजा, कोई विज्ञापन जो भेजा है, उसका उत्तर आपको आंसर सही से ना मिले, तो आप दोबारा से उसे याद दिलाने के लिए एक अनुस्मारक भेजते हो, इसे ही स्मरण पत्र कहते हैं। यानी कि आप जो एक रिमाइंडर भेज देते हो उससे कि भाई हमने आपसे ये एक पत्र मांगा था, हमने आपसे ये ज्ञापन मांगा था, कुछ नॉलेज मांगी थी, ठीक है, तो वो आपने नहीं दिया, मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर भेज रहा हूँ, इस तरीके से। इसका प्रारूप एक औपचारिक पत्र की तरह होता है, जो कि काफी छोटा होता है। यह एक से अधिक अनुस्मारक भेजा जा सकता है, इसमें जो है 1 2 3 इस तरीके से लिखा जाता है। दूसरा था प्रेस विज्ञापन। तो कोई भी व्यक्ति या फिर संस्थान किसी भी विषय या बैठक में जो निर्णय लेते हैं, उसे प्रेस विज्ञापन के माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है। यानी कि देखो, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई संस्था, मान लीजिए कोई एक संस्था है, कोई बैंक है, उसने जो निर्णय लिया है, ठीक है, उस निर्णय को प्रेस के द्वारा लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, प्रेस विज्ञापन कहलाता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अनुस्मारक और प्रेस विज्ञापन। उसके बाद है यहाँ पे फ्लैशबैक तकनीक क्या है। तो देखो, मैंने आपको बताया था फ्लैशबैक तकनीक क्या होती है कि अतीत के माध्यम से, ठीक है, यानी कि आपके जो अतीत है, उस अतीत में जो आपका क्रियाएं हो चुकी हैं, जो आपका अतीत बीत चुका है, आपने जो भी काम किए हैं, उन सभी को एक पर्दे पर दिखाया जाना। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री को अभी जो हमारा प्रेजेंट है, हिस्ट्री को प्रेजेंट में एक पर्दे पर दिखाना, ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्लैशबैक तकनीक। यानी कि आपके अतीत को पर्दे पर दिखाना ही फ्लैशबैक तकनीक कहलाती है। अब देखो यहाँ पे क्या था, दूसरा क्वेश्चन कि स्वयंवृत्त की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन सी 2 विशेषताएं हो सकती हैं स्वयंवृत्त की, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहला, स्वयंवृत्त जो है वो साफ होना चाहिए, सुंदर लिखा हुआ होना चाहिए। स्वयंवृत्त में हमेशा सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। स्वयंवृत्त में जानकारी देते समय अपने बारे में कभी बढ़ा चढ़ाकर बात ना करें। स्वयंवृत्त का आकार जरूरत से अधिक बड़ा या जरूरत से अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। स्वयंवृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए। तो ये है स्वयंवृत्त की विशेषताएं। बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा आंसर है ये भी। तो यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें जो अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने 1 से 2 क्वेश्चन नहीं करवाए थे, ठीक है। अगर नहीं भी करवाए हैं तो याद रखिए, क्योंकि इसमें आपको जो है चॉइस देखने को मिल गई, यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाया, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 मार्क्स का है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। इस पंक्ति में निहित काव्य सौंदर्य। तो देखो, काव्य सौंदर्य में आप क्या करते हैं, पहले तो उसकी जो एक भाषा होती है वो बता देते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, इसमें क्या कहा गया वो बता देते हैं। फिर 1 2 जो है इसमें अलंकार अनु और जो भाषा शैली है, इस तरीके का आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। तो स्वाधीनता संग्राम एक ऐसा पथ था जिस पर ना जाने कब तक चलना होगा और कितने ही बलिदान देने पड़ेंगे। यह ऐसा पथ था जहां पर सब कुछ नाश हो जाता था। इस पथ पर बहुत ही कम लोग अपनी मोह माया को त्याग कर चलते थे। कविता में उन वीरों को जगाने का प्रयत्न किया गया है जो अपनी मातृभूमि की खातिर किसी भी हद तक जाने को तत्पर थे, जो अपनी मातृभूमि की खातिर अपने स्वार्थ को न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं।
उन्हें इस पथ पर चलने के लिए कवित्री जगा रही हैं। यही उनकी जीवन का कर्तव्य पथ है जिस पर चलते हुए सफलता को प्राप्त करना है। अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने की क्षमता रखता है। इस आंदोलन और कर्तव्य के मार्ग पर कर्तव्य के पथ पर नाश का पद कवित्री ने माना है। अब इससे हम इसके काव्य सौंदर्य की बात कर लें तो ये एक जागरण गीत है जो लोगों में हिम्मत भर देता है। जाग तुझको दूर जाना पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है और इसमें अगर हम बात करें रस की तो इसमें वीर रस का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य और इसकी जो परिभाषा है वो लिख देंगे आसानी से। तो फिफ्थ आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड, बादलों को घिरते देखा है। कविता में बादलों के सौंदर्य के अतिरिक्त और किस किस दृश्यों का यहाँ पे चित्रण किया गया है। ठीक है, तो और किन किन चित्रों का दर्शन किया गया देखते हैं भाई। यहाँ पे इसमें मिलेगा हमको दूसरे में, हाँ ये वो सैंपल पेपर है जिसमें मैंने आपको इसका आंसर बताया हुआ था। देख सकते हैं इसमें सबसे पहले था कि हिमालय में विद्यमान जो झीलें हैं उस पर हंसों के तैरने का दृश्य है। ओस की बूंदों को ओस की बूंदें जो है उस पर कमलों पर गिरने का दृश्य है। वसंत ऋतु के सुंदर सुबह का दृश्य है। चकवा चकवी का सुबह मिलने का दृश्य है। कस्तूरी हिरण के भागने का दृश्य है। किन्नर तथा किन्नारियों के दृश्य का यहाँ पे चित्रण आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है इन सभी का ऑप्शन में जो आंसर है इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं है, हाथ है जो मुझे थामे हुए। घर में वापसी कविता के आधार पर इस पंक्ति का आशय आपको समझाना है। तो कैसे समझाएंगे इसका आशय अभी आपको समझाता हूं मैं। इसमें मिलेगा हमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमारा। हाँ फिफ्थ में मिलेगा हमारा थर्ड, एक सेकेंड, हाँ ये रहा देखो। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए। पत्नी की आंखों से उसे हिम्मत मिलती है। हर परिस्थिति में वह उसके साथ रहती है। वह अपनी आंखों के माध्यम से उसके आत्मसम्मान को बनाए रखती है। विषम परिस्थिति में उसकी आंखें ही उसे सही दिशा बताती हैं, इसलिए वे आंखें नहीं हाथ हैं। पत्नी की आंखों में उसे दिलासा, उसे हिम्मत और प्रेम मिलता है। ये उसे लड़ने की हिम्मत देते हैं। तो पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं, इसका आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के जो तीनों क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आ गए। तीनों क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। उसके बाद सिक्स में आपके देखिए दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन में पहला है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। घर में वापसी कविता के आधार पर पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। चकवा चकवी पक्षी के विषय में कवि नागार्जुन ने क्या स्पष्ट किया है, इस तरीके से आपको समझाना है। तो देखते हैं भाई, देखो ये है यहाँ पे इसका आंसर। रिश्ते हैं खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे रिश्ते खुलते हैं। देखो रिश्ते जो है वो खुलते नहीं, व्यवस्था कवि ने ये बताई है सबसे व्यवस्था, सबसे बड़ी व्यवस्था है, यानी कि जो कमी है वो क्या है, घोर गरीबी। गरीबी के कारण रिश्तों में खिंचाव व तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण सब एक दूसरे के सामने आने से कतराते हैं। इस तरह सभी में बातचीत बंद हो जाती है। यह रिश्तों की मध्य व्याप्त जो मधुरता होती है उसे कम कर देता है और करीब होते हुए भी वे एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से अपनी जो समस्या है उसको व्यक्त नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। दूसरा है चकवा चकवी पक्षी के विषय में नागार्जुन ने क्या यहाँ पे जो है वो व्यक्त किया है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या व्यक्त किया है। तो देखो इसका आंसर जो है वो आपको इस तरीके से लिखना है, दिखाता हूँ आपको। ये था कविता में पढ़ा कला जो है वो चकवा चकवी के लिए उपयोग किया गया। बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको चकवा चकवी पक्षी के विषय नागार्जुन ने क्या स्पष्ट किया उसे समझाना है। और यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी जो कहानी है वो समझाई है। कहा जाता है कि चकवा और चकवी जो है उन्हें एक श्राप मिला हुआ है कि वो रात को अलग हो जाएंगे। यहाँ पर उसी श्राप का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि चकवा और चकवी जो है वो रात को अलग हो जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे से पूरी रात रोते रहते हैं। सुबह होने पर उनका क्रंदन बंद हो जाता है। वे दोबारा से तालाब के किनारे पर आकर मिलते हैं और उनके बीच एक प्रेम की मीठी सी लड़ाई होने लगती है। मानो चकवी ये कह रही हो कि तुम मुझे रात को छोड़कर क्यों चले गए थे। तो ये जो प्रणय कला है वो कवि ने स्वयं देखा। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहला है ज्योतिबा फुले व सावित्री बाई ने समाज हित में क्या क्या कार्य किए थे। तो क्या क्या कार्य किए थे मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो जो कल ही सैंपल पेपर मैंने अपलोड किया था उसी में ही मिलेगा आपको। हाँ देखो यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड नीचे आते हैं, नीचे मिलेगा आपको इसका आंसर। हाँ देखो सबसे पहला उन्होंने क्या किया था कि
अपने पति के साथ मिलकर कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। और विद्यालय खोलने के लिए उनको घर से निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, क्षुद्र जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, सभी के लिए समान अधिकार जो थे इनको बढ़ावा दिया, लोगों को समान पूर्वक जीवन जीने के लिए कई सारे आंदोलन भी चलाए जिनमें उन्हें सफलता भी मिली थी। तो इस तरीके से आप इसका जो आंसर है इन 3 से 4 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देंगे आसानी तरीके से, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस तरीके से दिया है। तो देखो गूंगा जो था, ठीक है, गूंगे की बात करें तो गूंगा जो था उसने अपने सीने पर हाथ रखकर यह संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया है, यानी कि गूंगे ने कभी भी भीख नहीं मांगी। गूंगे ने अपनी भुजाओं को दिखाया और यह संकेत किया कि उसने हमेशा मेहनत करके खाया है, ठीक है। और उसके बाद जब पेट को बजा के बताया तो कहता है कि उसने कभी भी मतलब उसने हमेशा जो है अपने पेट के लिए काम किया है। तो 3 इशारे कौन कौन से संकेत, एक तो सीने पर हाथ रखना, भुजाओं को दिखाना और पेट, तो इन तीनों को आप 3 पॉइंट पे एक्सप्लेन कर देंगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। भट्टे की जिंदगी कैसी थी, खाना और उस पाठ के आधार पे आपको समझानी। तो देखते हैं भाई भट्टे की जो जिंदगी थी वो किस तरीके की व्यतीत हो रही थी। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके का है कि खाना और उस कहानी में कौन कौन सी समस्या है उसी से संबंधित है, ठीक है ना। तो देख लो क्वेश्चन आपका ये है, जिंदगी कैसी थी। तो बेसिकली देखो जिंदगी कुछ इस तरीके की थी वहां पे कि वहां पर जो है वो समाज मतलब वहां पर जाति भेद जो है वो कायम था। मजदूर वर्ग का वहां पे शोषण किया जा रहा था और उन्हें यातना झेलने के लिए मजबूर किया जाता था। वे सभी नरकीय जीवन जी रहे थे जहाँ पर सुविधाओं का अभाव था। वहां पर स्त्रियां जो थी वो सुरक्षित नहीं थी, वो दोहरे शोषण के शिकार का शिकार हो रही थी। समाज में जो लोग थे वो शोषण को देखकर चुप रहकर चुप मतलब लोग शोषण देखते रहते हैं, उसके प्रति चुप रहने की एक जो मानसिकता है वो लोगों में व्याप्त हो चुकी है। तो और भी चाहे तो आप यहाँ पे 1-2 पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि भट्टे की जिंदगी जो थी वहाँ पे प्रदूषण बहुत होता था, साथ ही साथ लोग जो थे वहाँ पे डरते थे क्योंकि जसदेव जो क्या कहते हैं जो भट्टा मिल जो मुख्तार सिंह था उसका बेटा जो था वो आता था तो उसने एक बार पिटाई कर दी थी, तो वहाँ पे डर भी इस बात का भी था, प्रदूषण भी था, बहुत सारी और भी पॉइंट आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद है 8वां प्रश्न, इसमें 2 मार्क्स का है, आपको एक करना है। ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित आदर्श परिवार की परिभाषा क्या है। तो आदर्श परिवार की परिभाषा देखो कुछ इस तरीके की है कि जिस परिवार में पिता पिता बुद्ध माता, देखो यानी कि देखो आदर्श परिवार क्या हो जाएगा, जहां पर एक ही परिवार में विभिन्न जो धर्म के लोग हैं वो अच्छे से रहते हो उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो आदर्श परिवार की परिभाषा कुछ इस तरीके की थी कि जिस परिवार में पिता बौद्ध हो, माता ईसाई हो, बेटी मुसलमान हो, बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्शवादी परिवार है। इसके पक्ष में इन्होंने कहा था कि जिस परिवार में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहेंगे वहां धर्म के नाम पर मानसिकता जो है वो मतलब अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने की जो एक संकीर्ण मानसिकता है वो नहीं होगी। हर धर्म की अच्छी बातें एक साथ मिल जाएंगी। ऐसे परिवार समाज को एक नई राह दिखाएंगे, समाज और देश एकजुट हो जाएगा और जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा। तो आदर्श परिवार की क्या अवधारणा है और उसके पक्ष में क्या तर्क है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। उसके बाद है सूबे सिंह ने जसदेव को क्यों पीटा। तो इसको इसकी कहानी में आपको बताता हूँ। बेसिकली सूबे सिंह जो था उसने जसदेव को इसलिए पीटा था क्योंकि सूबे सिंह ने मानव को बुलाया था। किसको? सूबे सिंह ने मानव को बुलाया था अपने पास क्योंकि इसकी गलत नजर थी मानव पर, ठीक है। मानव को बुलाया तो ये बात जो थी वो सुकिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और जब जसदेव को ये पता चला कि सूबे सिंह ने मानव को बुलाया और उसकी गलत नजर है तो जसदेव गया फिर उसके पास और सूबे सिंह ने देखा भाई कि मैंने तो मानव को बुलाया था, यहाँ तो जसदेव आ गया, तो इसी गुस्से की वजह से उसने जसदेव की पिटाई कर दी। बस यही इसका आंसर है, सिंपल सा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो था उसके जितने भी आपके क्वेश्चन थे उन सभी के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में है मकबूल का अपने परिवार में सबसे ज्यादा लगाव किसके साथ था। तो ये इसका आंसर सभी को पता होगा, दादाजी से, ठीक है। किसके साथ? दादाजी से। शरद चंद्र की माँ का क्या नाम था। तो शरद चंद्र की माँ का नाम था, मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो भुव, उसके बाद भुवन मोहिनी, ठीक है। क्या नाम था? भुवन मोहिनी, ठीक है। रुक जाओ दोबारा लिख देता हूँ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अरे यार क्यों गलत लिख रहा है भाई। हाँ देखो भुवन मोहिनी ये नाम था शरद चंद्र की माँ का, ठीक है।
और इसे अगर आपको कंफर्म करना है तो एनसीईआरटी बुक का आपका पेज नंबर 39 है, स्टैंजा है सेकंड और लाइन है आपकी थर्ड, वहां पे आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट है तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है देखो, खा में पूछे गए हैं 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है, सॉरी मतलब 2 करने हैं आपको, 3 प्रश्न है बेसिकली। आवारा मसीहा पाठ के आधार पे आपको समझाना है कि पहले पढ़ने के तरीके और अभी के पढ़ने के तरीके में क्या अंतर है, और आप इन तरीकों में से किसका पक्ष लेंगे और क्यों लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे कैसे क्या क्या तरीके हैं और किसी तरीके से आप जो है इसका आंसर जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो नीचे आते हैं, इसका आंसर हमें बहुत नीचे जाके मिलेगा। हाँ, यहाँ पे देखो इसका आंसर है। तो सबसे पहले पहले के जो तरीके थे और अभी के तरीके, उनमें क्या-क्या समानताएँ हैं, ठीक है? तो ये सारी समानताएँ पहले आप बता देंगे, ओके? और उसके बाद आप किसके पक्ष में हैं, ठीक है? तो उसके बारे में आप ये बता दें। देखो, आपको ये अंतर नहीं लिखना है, ठीक है? आपको ये अंतर नहीं लिखना है, लेकिन आपको सिर्फ अंतर की जगह क्या कर देना है, पक्ष लिख देना है यहाँ पे, ठीक है? तो पक्ष क्या है, ये सभी पॉइंट्स जो है वो आप इसके पक्ष में लिख देंगे आसानी से, ठीक है? आपको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद देखते हैं, मंजिल तक पहुँचने के लिए मकबूल के पिता का योगदान जो है, वो आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो क्या योगदान रहा है उसको हम भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा इसमें, उसमें हमें इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे बात की गई है कि मकबूल के जो पिता थे, उसने मकबूल को एक अच्छा ड्राइंग कार्ड बनाने के लिए किस तरीके से उसे प्रेरित किया है, ये बात आपको यहाँ पे समझानी। तो देखो इसका आंसर जो है आप इस तरीके से लिख देंगे कि सबसे पहला जब मकबूल के जो दादाजी थे उसकी मृत्यु हुई, तो उसको उसके दुख से बाहर निकालने के लिए क्या किया, बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके बाद वो दादाजी के दुख को बुझाने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि सज्ज हो गया, यानी कि उसने दादाजी के दुख को भुला दिया जब वो स्कूल में जाने लगा। ये पॉइंट लिख दिया। दूसरा पॉइंट ये लिख देंगे कि उन्होंने अपने बेटे की जो प्रतिभा थी उसे कभी भी नष्ट नहीं किया, उसको उन्होंने पूरा समर्थन दिया, और बेटे की कला जो थी उसे देखकर लोग जो थे वो काफी प्रसन्न होते थे और वो भी प्रसन्न थे, और उन्होंने उसकी कला को आगे बढ़ाते हुए ऑयल पेंटिंग का सामान भी मंगवा दिया था। इससे पता चलता है कि वो कला के परखी थे, इस योग्यता को पहचानने वाले इंसान थे। आसानी से इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? अगर सही होगा तो मैं उसे पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद है, दादा के मरणोपरांत के बाद मकबूल की क्या दशा हो गई, यानी कि जब दादा की मृत्यु हुई तो मकबूल की क्या दशा हो गई। तो देखते हैं भाई मकबूल की क्या दशा हुई जब दादा की मृत्यु हुई थी। देखो, लेखक की दादा की मृत्यु के बाद लेखक को बहुत ही दुख पहुंचा। ये उसके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। वह गुमसुम सा हो गया और किसी से बातचीत नहीं करता था। दादा की मृत्यु के बाद वह कई दिनों तक दादा के कमरे में ही बंद रहा था। दादा की पुरानी अचनक पहनकर लेखक उन्हीं के बिस्तर पर लेटा रहता। इस तरह वह अपने दादा के पास ही सोने का आभास भी करता था। इन सारी बातों से पता चलता है कि उसका दादा से बहुत ही ज्यादा विशेष लगाव था, और वो उसकी कुछ दशा जो थी वो इस तरीके की हो गई थी। तो इस तरीके से हम देखें तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? आई होप गाइस कि आपको आज का जो वीडियो था वो पसंद आया होगा, और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो आपका मैंने सिलेबस की सीरीज जो स्टार्ट की थी, साथ ही साथ जो अभिव्यक्ति माध्यम का 1 घंटे का एपिसोड जो था वो करवाया था, तो अगर आपने उन सभी को अच्छे से देखा होगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी, ठीक है? तो मिलेंगे बस बच्चों आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके अपने जो मार्क्स है वो जरूर हमें जरूर बताइए कि आपके कितने आ सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका बहुत ही आसान आया होता। मिलेंगे बच्चे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।